आज का टॉपिक है रिलेटिंग टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जैसे तुम लोग ने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज और चैप्टर में ये वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तुम लोग ने पढ़ा है। उसमें ये भी एक टाइप है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसका मेन मोटिव ही है इन लोग का प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं है। इन लोग क्या करता है सोसाइटीज में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसका ये चैप्टर तुम्हारा क्लास 12 में 10 मार्क्स का चैप्टर कवर करेगा ये, जिसमें कि तुम्हारा एक छोटा सा कैलकुलेशन आ सकता है और एक तुम्हारा एक अकाउंट आ सकता है, जिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आएगा एग्जाम में। तो जो भी हो हमको धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा। तो इसमें तुम क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें तुमको पहला, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, पार्टनरशिप फॉर्म या कुछ भी तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसका एक सिंगल ओनर होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग तीन अकाउंट बनाते हैं लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है। उसमें हम लोग तीन अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बट इसमें क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें भी तीन अकाउंट बनाया जाता है। जिसका पहला अकाउंट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट कहा जाता है, इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसमें तीन अकाउंट बनाया जाता है। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट, receipts and payments account, receipt and payment account. Number 2 income and expenditure account. Number 3 बैलेंस। इसमें भी तीन अकाउंट बनाया जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बनाने का मेन टारगेट क्या होता है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, ये यही पकड़ लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो मेन मोटिव है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है, ये इसका मेन मोटिव है सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसका जो प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो निकलेगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में निकलेगा तुम्हारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अवेलेबल। मतलब कैश अवेलेबल कितना है, कैश ऑब्लिक बैंक अवेलेबल इन हैंड, ये पता करता है। मतलब जब तुम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा तो लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा उससे ये पता चलता है कि तुम्हारे हाथ में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कैश अवेलेबल कितना है या बैंक बैलेंस कितना है। वही अवेलेबिलिटी पता करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद उसी को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मानते हुए हमको नेक्स्ट अकाउंट बनाया जाता है जिसको कहलाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे कि हमको पता चलता है सरप्लस। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमको निकलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बट इसमें प्रॉफिट नहीं है मेन मोटिव, तो इसलिए इसमें इसके निकलेगा सरप्लस, सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट। इसका मेन मोटिव है कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट। मतलब ज्यादा प्लस में निकलेगा तो सरप्लस होगा और माइनस में निकलेगा तो डेफिसिट होगा, कम माइनस में लगा हुआ है। तो इसी से ये पता चलता है और इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करेंगे, बाद में वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। पर इनकम एंड एक्सपेंड पहले हमको ऐसा सीखना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल है, इतना टफ नहीं है।
बता रहा है कैसे होगा। उसके बाद हमको सम कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा रिलेटिंग टू द सर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन। बोलो। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है ना, हमें तो बस इनकम और एक्सपेंडिचर ढूंढना होता है ना। नहीं नहीं, पहले हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी सीखना पड़ेगा आज, उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में घुस पाएंगे। उसमें क्या होता है वो जानना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के पहले हमको सम कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा क्या, आउटस्टैंडिंग ये सब कुछ कुछ, सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब का कुछ कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट। तो आज का टॉपिक रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं तुमको बताया ही है। इसका मेन टारगेट होता है कि कैश और बैंक अकाउंट अवेलेबल कितना है वही पता किया जाता है। तो अगर अगर पकड़ लो तुम्हारा माइनस में आता है बैंक, कैश और बैंक माइनस में आता है, कभी माइनस में भी आता है, तो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ये चीज याद रखना। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय इसमें ये चीज याद रखना कि इसमें जैसे कि 2016, अभी चल रहा है 21, फिर इसमें पहले 2020, 2020, 2021, 2022, अभी हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये 21 का काम अकाउंट बना रहे हैं, पकड़ लो। तो 21 का अकाउंट जब बनाएंगे, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि 21 का भी आ सकता है, मतलब प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है और फ्यूचर ईयर का भी आ सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय कुछ भी मैटर नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, रिलेटिंग टू द करंट ईयर भी हो सकता है, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर भी हो सकता, फ्यूचर ईयर भी हो सकता है। मैं ये बताने का कारण ये है क्योंकि ये चीज इफेक्ट गिरेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुमको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, एसेट्स हो या लाइबिलिटीज हो, सब कुछ आएगा इसमें। सब कुछ आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। पर इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ अलग है, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे बता रहा है। इसमें सब कुछ आएगा, कैश रिलेटेड आइटम सब कुछ आएगा, कैश से जो कुछ डील करता है वो सब कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। अभी पकड़ लो कुछ ऐसा भी आइटम होता है, पकड़ लो तुमने बोला है कि सैलरी हुआ है, पकड़ लो 30,000, सैलरी हुआ 30,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट पेड ₹5,000, नॉट पेड ₹5,000 इंक्लूडेड इन सैलरी। सैलरी में इंक्लूड है 5,000 जो कि हम लोग ने अभी तक पेड नहीं किया है। तब क्या होगा, तुम्हारा 25,000 आएगा, क्योंकि अनपेड है ना 5,000, इसलिए 25,000 आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब कुछ रहता है, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, करेंट ईयर, एसेट्स, लाइबिलिटीज, सब कुछ रहता है। तो उसके बाद हम उसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हुए हमें फ्यूचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट। इसीलिए उसमें क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग को जो जो करंट ईयर का रिलेटेड है वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो एसेट्स लाइबिलिटीज है और फ्यूचर ईयर बैक ईयर जो है वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। उसको अलग अलग कर देना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। इसलिए पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छी तरह से क्लियर होना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके। तो हम अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं एक क्वेश्चन तुमको दे रहा है, पर तुम क्वेश्चन को नोट डाउन करने का दरकार नहीं है। इजीली डायरेक्ट मैं तुमको यहाँ से दे रहा है, तुम डायरेक्ट वो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। और फॉर्मेट कैसा होता है मैं तुमको फॉर्मेट तो बता देता है। फॉर्मेट एक के बारे सिंपल होता है, टी शेप का होता है, डेबिट क्रेडिट होगा और ऊपर में 3 लाइन होगा। पहला लाइन होगा इन द बुक्स ऑफ एनजीओ का नाम, नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट फॉर द ईयर एंडेड जो होगा। ठीक है।
समझ में आएगा। इसमें 2 से स्टार्ट होगा, इसमें बाय से स्टार्ट होगा, इतना तो जानता है। खाली एक चीज याद रखना है, इसमें ओपनिंग कैसे होता है मैं बता देता है। ओपनिंग बैलेंस होगा, पहले होगा बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, बीडी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब जो ओवरड्राफ्ट रहता है तो इस साइड रहेगा, तो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट सारा इस साइड आएगा, पेमेंट सारा इस साइड आएगा। लास्ट में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो मैं बता रहा है। तो क्वेश्चन को लिखने का कोई दरकार नहीं है, डायरेक्ट तुम वो करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ये रहा क्वेश्चन, तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा है। पहले लिखना ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ रोटरी क्लब, इन द बुक्स ऑफ रोटरी क्लब। नेक्स्ट लाइन लिखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तीसरा लाइन लिखना फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010। हो गया सर। हो गया। उसके बाद स्टार्ट करो। जो पहला जो है आज ही करेंगे रिसीव, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट कैलकुलेशन, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो पहला लिखना टू बैलेंस बीडी, मैंने जो सिखाया तुमको ऊपर में, पहले ऐसे टू बैलेंस बीडी लिखो। उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक, जो दिया हुआ है यहाँ पे, कैश इन हैंड 7,500, कैश एट बैंक 48,000 लिखो, डेबिट साइड। हो गया सर। हो गया। हाँ, तो उसके बाद तुम देखो अभी कौन सा रिसिप्ट है और कौन सा पेमेंट है, देख देख के तुमको लिखना पड़ेगा, देख देख के। तो पहला कौन सा है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, तो ये कौन किस साइड आएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। तो लिखो टू सब्सक्रिप्शन, नीचे लिखना 2009, 2010, 2011, अमाउंट इन अमाउंट कॉलम में लिख दो। सर ऐसे ही लिखना है पूरा? हाँ हाँ हाँ, ऐसे लिखना है, टू टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। फिर नीचे लिखना 2009, फिर नीचे लिखना 2010, फिर नीचे लिखना 2011, उसके बाद अमाउंट कॉलम में ये 3 अमाउंट लिख दो। देखो मैंने बताया था ना ये 2010 का है, और यहाँ पे 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 11 आ रहा है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब खाली 10th को हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब इनकम एक्सपेंडिचर तुम्हारे लिए इजी लगेगा, कैच कर पाएगा फटाफट। फिर नेक्स्ट ओके सर। है डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड किस साइड आएगा, रिसिप्ट साइड, लिखो डेबिट साइड टू रिसिप्ट साइड। डोनेशन, टू डोनेशन 25,000। हो गया। फिर नेक्स्ट होगा डोनेशन रिसीव फ्रॉम पेवोलियन, तुम वो लिखो, टू डोनेशन लिखो 2 लाख। हो गया। नेक्स्ट आइटम है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज किस साइड आएगा, पेमेंट साइड। हाँ, पेमेंट साइड लिखो 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। कितना है सर पैसा? 2 लाख। हो गया। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी तुम्हारा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड, बाय रिफ्रेशमेंट 12,000। नेक्स्ट हो गया सर। रैंपेज, रैंपेज ये भी आएगा बाय रेंट 6,000। हो गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है एंट्रेंस फी रिसीव, डेबिट साइड आएगा टू एंट्रेंस फी
18,000। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को हम लोग ने ऑनरेरियम दिया, कुछ थोड़ा सा उसको पैसा दिया, तो बाय हाँ सर, ऑनरेरियम, पेमेंट साइड यस बाय ऑनरेरियम 10,000। हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, हमारा वो जो इन्वेस्ट किया था उसका इंटरेस्ट हमको मिला, तो टू तो इंटरेस्ट। देन फर्नीचर परचेस्ड, तो पैसा ये जा क्या रहा है, बोलते हैं, पेमेंट साइड। यस यस पेमेंट साइड। अभी देखो फर्नीचर परचेस्ड 8% इन्वेस्टमेंट, ये सब तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पैसा आ रहा है, उसमें टू टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000। तो सर ये जब बैलेंस शीट पे जाएगा तो ये फर्नीचर से माइनस होगा ना। हाँ वो कैलकुलेशन करेंगे एक अलग करके, वो तुम जब इनका बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तब वो ये सब चीज को, छोटे छोटे चीज को ध्यान देना पड़ेगा। सर ये कितना है, 6,000 लिखना पड़ेगा कि 4,000? 6,000 का सामान था, 4,000 में बेचा। देन हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। बाय। हो गया सर। नेक्स्ट लिखो टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। गुड मॉर्निंग नेक्स्ट सर। लिखो मॉर्निंग मॉर्निंग, क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ सर, एक मिनट। रुको 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 रुको, वेट। और सैलरी एंड वेजेस होगा तुम्हारा बाय। बाय बाय। सैलरी एंड वेजेस, यस 74,000। ये है नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस रुपीज 5,000, टोटल रुपीज 25,000, कितना होगा? 30। इंक्लूडिंग अनपेड, अच्छा, अनपेड तो सर 20 हो जाएगा। यस बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। विवेक वेट हो करो, गया नेक्स्ट सर। क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम लोग अभी, वो करना। ओके सर, ओके सर। हो गया तो सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कैश इन हैंड। देखो वेट करो थोड़ा सा, मैं तुमको समझा दे रहा क्या होगा लास्ट में। लास्ट में जब हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये जो कैश इन हैंड है ना, दिख रहा है? हम्म। हम्म। कैश इन हैंड को जो हम लोग अकाउंट को, तुम्हारा ये अकाउंट हो रहा है ना, तो इसमें तुम लोग लास्ट में यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, लिखने के बाद नीचे लिखना कैश इन हैंड, कितना है? 6,200, 6,200। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना। गैप रखने के बाद सिंगल लाइन डबल लाइन करो, दोनों साइड। किया? हाँ सर। उसके बाद टोटल करो, डेबिट को टोटल, क्रेडिट को टोटल करो, कितना होता है देखो, कैलकुलेट करो तो फटाफट, कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कितना होता है। मैं तुमको बता देता है, 5,82,500 होता है, डेबिट साइड में बड़ा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोथ साइड लिखेंगे, 5,82,500। समझ में आया?
यस सर। विवेक ये चीज ध्यान देना। हाँ, फिर इससे हम लोग ये सारा माइनस करेंगे, इससे ये सारा माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद एक अमाउंट आएगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे कैश एट बैंक, जो डिफरेंट है। कितना है? 1,54,300। ठीक है, समझ में आया? सर वो डेबिट साइड नहीं जाएगा ना एक्स्ट्रा अमाउंट? नहीं नहीं, डेबिट साइड बड़ा है प्लस में। हम्म। ठीक है, और अच्छा, हाँ यही हाँ। ये लिखना हो गया, 1,54,300 लिखना हो गया। हम्म। अभी इसी सारे को तुम, अभी इस ये जो बैलेंस सीडी को बीडी करो इस साइड नीचे। टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड 6,200, कैश एट बैंक 1,54,300। वो दोनों को नीचे नीचे लेके आओ। समझ में आया? हाँ। अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो। हो गया? हम्म। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दे रहा है। हो गया? कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो, करो ये वाला। विवेक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लिखने का कोई दरकार नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करो। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है शायद, 1,50,000 है ना, 30 है, 1,50,000। डायरेक्ट सॉल्यूशन करो। इन द बुक्स ऑफ, 3 लाइन लिखना ऊपर में, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब, कॉमा जनकपुरी, next line receipt and payment account, next line for the year ending on 31st December 2006. करो। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के लास्ट में आंसर ये आएगा 46,000।